जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। जब कोई तत्व या कोई यौगिक अभिक्रिया करते हैं तो वो नए उत्पाद जब उसमें निर्माण होता है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन हो सकता है, एवं तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन। तो अब हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का नए गुणों के साथ निर्माण होता है। नए गुणों के साथ, वो पुराने नए गुणों के साथ निर्माण होता है। अब मैं अन्य उदाहरण देकर आपको समझाती हूं। जस्ता धातु आप सुने होंगे, जस्ता धातु जिसका सिंबल जिंक Zn। जस्ता धातु को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? उसका क्या सूत्र है? Zn। जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे हम उसको, मैं 9 कक्षा में आपको दिखाई भी थी, एक बीकर में लेके या टेस्ट ट्यूब में लेके जस्ता धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक लवण का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। और एक गैस का निष्कासन होता है। कौन सा गैस का निष्कासन होता है? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नए यौगिक का निर्माण हो रहा है, नए लवण का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। और एक गैस का निष्कासन हो रहा है जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस का निष्कासन हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। ये है जस्ता और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये अन्य प्रकार का उदाहरण है किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जस्ता धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक लवण का निर्माण होता है, जिंक सल्फेट लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। एक आवाज होती है करके और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये मैं स्कूल विद्यालय खुलने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगी। और इसको इस अभिक्रिया, ये जस्ता धातु दानेदार होता है, दानेदार जिंक होता है और उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आप जानते हैं। ये एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है, ये एक मानव निर्मित अम्ल है जिसे प्रयोगशाला में निर्माण किया गया है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, कंसंट्रेटेड जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो हम यूज नहीं करते हैं, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो उसका जो रिएक्शन होता है, उसकी जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा उष्माक्षेपी होता है, बहुत उष्मा का निर्माण होता है। कांच का पात्र टूट जाता है, हम हाथ में जल सकते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो इसलिए इसको तनु किया जाता है। कुछ बूंदें जल में, कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं 2 to 3 ml और उसे तनु बनाया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ये सॉलिड अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में जस्ता रहता है।
तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आप समझ गए। तो ये आपको केमिकल रिएक्शन जो है, ये जो समीकरण है, इसको आपको लिख के सब याद करना है। ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो यहाँ पर भी संयोजन हो रहा है। अब हम ये बताएंगे आपको, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड समीकरण का, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड समीकरण का। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है आप लोग को समझाने के लिए, वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमें सीखना है। तो जैसे ये जो अभिकारक है, जो अभिक्रिया करता है, जो भी यौगिक है, तत्व है जो अभिकारक कर रहा है, उसे वो कितना है, कितना जिंक धातु का कितना परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, ये सल्फर का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर जब अभिक्रिया किया तो मेरा जस्ता धातु कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है जितने भी परमाणु अभिक्रिया करने के पहले थे, कोई भी तत्व के अभिक्रिया करने के पश्चात भी उस तत्व के परमाणु उतने ही होने चाहिए। ये आप पढ़े थे कक्षा 9 में, मैंने समझाया भी था, लिखाया भी था। वो कौन सा नियम है? न किसी परमाणु का सृजन होता है, न ही विनाश होता है अभिक्रिया करने से पहले। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कोई भी तत्व का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। तो जितना पहले रहेगा अभिक्रिया करने के पहले, रासायनिक अभिक्रिया करने के पहले, बाद में भी उतना ही रहेगा। इसलिए हम अब संतुलित करना सीखेंगे। हम जैसे सबसे पहले हम यही वाला अभिक्रिया ले रहे हैं, Mg+O2, जो मैंने पहला उदाहरण दिया था। क्या बनता है इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, Mg+O2 MgO, इसे कह रहे हैं मैग्नीशियम। ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम 2 लाइन बनाएंगे, कॉलम खींचेंगे, 1 2, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मैग्नीशियम कितना, यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम तत्व, ऑक्सीजन तत्व। यहाँ पे भी मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 1 ही है। अब हम समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? कभी भी हम बीच में 1 2 3 नहीं डाल सकते हैं। जब हम डालेंगे स्टार्ट में डालेंगे, या तो यहाँ डालेंगे या यहाँ या यहाँ, ठीक है। अब 1 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 अणु है, मैग्नीशियम का 1 ही है, यहाँ पे दोनों का 1 1 है। तो हम यहाँ पे 1 डाल रहे हैं, तो मेरा मैग्नीशियम 1 सही है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है यहाँ। तो अगर हम मैग्नीशियम के यहाँ पे तो हम डाल नहीं सकते हैं, वो MgO2 नहीं हो सकता। हम जब भी डालेंगे यहाँ यहाँ नहीं, हमेशा यहाँ डालेंगे। तो ये मैग्नीशियम के लिए भी 2 हो गया, मैग्नीशियम के लिए भी 2 हो गया, ऑक्सीजन के लिए भी 2 तत्व, मैग्नीशियम के 2 तत्व, ऑक्सीजन का 2 तत्व। अब 2 मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। अब ऑक्सीजन का तो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम तो इधर फिर 1 था। ये दोनों मेरा बराबर हो गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। लेकिन यहाँ फिर क्या है, हम इधर नहीं दे सकते, फिर यहाँ हम 2 डालें तो ये मैग्नीशियम मेरा 2 हो गया, ये भी मेरा 2 हो गया। अब इधर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन।
तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण मेरा संतुलित हो गया। अन्य उदाहरण के साथ नंबर 2 जो मैंने जिंक वाला किया था, जस्ता वाला किया था, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे जस्ता धातु है, हाइड्रोजन है, जिंक तत्व, हाइड्रोजन तत्व, सल्फर और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है? अब हम जब यहाँ लिख रहे हैं जस्ता, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ जस्ता 1 है, यहाँ भी जस्ता 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। सल्फर कितना है? 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, 4 है। तो ये मेरा खुद से ही बैलेंस्ड है, खुद से ही संतुलित है। इसे हमें संतुलित करना ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? संतुलित। ये हमें संतुलित करना ही नहीं है, संतुलित समीकरण है ये, संतुलित रासायनिक समीकरण है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण है। मैं अन्य उदाहरण के साथ फिर आपको समझाती हूँ। जैसे जब लोहे में जंग लगता है तो आपको पता है Fe प्लस आयरन, ये किसका है? सिंबल है किसका? आयरन को का सिंबल क्या है? आयरन को जो होता है प्रतीक चिन्ह क्या है? आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe है। वो अभिक्रिया करता है जब जल से, तो एक नया तत्व बनता है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, और गैस का निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस। Fe आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप बीच में कुछ नहीं डाल सकते। ये यौगिक बनता है, ये गैस निकलता है, ये ठोस के रूप में रहता है, आयरन ठोस के रूप में रहता है, और ये जल है। Fe प्लस H2O, Fe3O4 H2। तो यहाँ पे पहला तत्व है आयरन Fe, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं? आयरन 1 है, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब आप बताइए। आयरन 1 है, आयरन 3 है। चलिए सबसे पहले हमको क्या देखना है? एक नियम है कि जो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर आयरन, उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 4 है। चलिए ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। हम सबसे पहले आपको बताए थे ना, हम बीच में लिख सकते हैं ना लास्ट में, हमको शुरू में ही लिखना है। तो हम यहाँ पे 4 डाल दिए। तो अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो मेरा 4 हो गया यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन मेरा मिल गया। अब दूसरा मेरा ज्यादा क्या था? आयरन था। आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ हम सीधा लिख दिए। अब मेरा आयरन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 दूना 8, अब यहाँ हम 4 लिख दिए, 4 दूना 8। तो आपको देखना है सबसे पहले कि इसमें सबसे ज्यादा परमाणु संख्या कौन से तत्व का है, उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। फिर दूसरा, उससे ज्यादा कौन से तत्व में कितने परमाणु ज्यादा है संख्या में, उसके बाद उसको संतुलित करेंगे। तीसरा उसके बाद कौन है, और तीसरा चौथा के बाद खुद से वो संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3Fe प्लस 4H2O। Fe मतलब आयरन, आयरन लोहा का प्रतीक है। H2O जल हो गया। ये क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपका संतुलित रिएक्शन हो गया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसी प्रकार से आप घर में ढेर सारा आपको प्रैक्टिस करना है संतुलित करना कैसे, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का आपका आएगा संतुलित करने के लिए। एक और मैं बताती हूँ, नंबर 4 CH4 मीथेन है।
ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है, और यहाँ ऊर्जा भी बनता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तत्व कार्बन, कार्बन का प्रतीक C होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक H है, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। दोनों देखना है, 2 और 1, 2 और 1 3। अब देखना है हमको क्या करना है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन 4 है, तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2, तो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2, 2 दूना 4। तो ये मेरा हाइड्रोजन 4, ये बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है। अब हम यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये भी मेरा हो गया 4, 2 दूना 4। कार्बन 1, कार्बन 1, ये मेरा अपने से संतुलित है कार्बन। अब ये हो गया आपका CH4 प्लस 2O2। पेंसिल से आप रफ करके पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको फेयर करके करेंगे। CO2 प्लस 2H2O, ये आपका हो गया 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2, 4 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण। मैंने आपको बहुत सारा नोट्स भी भेजा था फर्स्ट चैप्टर का। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कहते हैं कंकाली समीकरण, और जिस कंकाली समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद न ही सृजन होता है न ही विनाश होता है। वो जितने पदार्थ, जितने तत्व अणु रहते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही वो उतने ही रहते हैं। तत्वों का वो नियम है, तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी वो उतना ही रहते हैं। तो जो समीकरण संतुलित नहीं है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इसको आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से, उसमें स्टेप्स दिया हुआ है कैसे करके संतुलित करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं अभ्यास में समीकरण करने का, उसको होमवर्क में करेंगे। फिर मैं एक और वीडियो आगे का भेजूंगी जिसमें कि हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन इत्यादि पढ़ेंगे। धन्यवाद।